हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग एंड वेलकम बैक टू सी इंटर टेक्स्ट क्लास। इस क्लास में हमने लास्ट क्लास में क्या किया था बेटा? सेक्शन हमने किया था 50A एंड 50B। 50A था आपका डेप्रिशिएबल एसेट जो थी उस पे कैलकुलेशन करना कैपिटल गेन की, और 50B जो था आपका स्लम्प सेल यदि आप करते हो तो उसकी कैलकुलेशन करना कैपिटल गेन की। तो ये दो सेक्शंस मैंने किए थे, और इन दो सेक्शंस में से एक सेक्शन 50B पे मैंने एक आपको छोटा सा क्वेश्चन दिया था, और वो क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 26, Godrej Limited gives you the following balance sheet as on 31st March 2020 of its electronic department which is being run for the last 8 years। तो Godrej Limited का इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट है। इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट पे बेटा 8 साल से इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट चल रहा है, और 8 साल से इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट चल रहा है, और उसकी बैलेंस शीट आपको अलग से दे रखी है। कैपिटल है, लायबिलिटी है, एसेट्स है, और ये टोटल दे रखा है। कंटीजेंट लायबिलिटी बिल्स रिसीवेबल डिस्काउंटेड ₹2,40,000, 2,40,000 के बिया डिस्काउंट किए हुए हैं, और ये आपकी कंटीजेंट लायबिलिटी है। द कंपनी एंटर्स इनटू एन एग्रीमेंट विद जेल लिमिटेड फॉर द सेल ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट फॉर विच द कंपनी विल गेट लंप सम मनी ऑफ ₹17 lakh। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन फॉर द असेसमेंट ईयर 2021, प्रीवियस ईयर 19 2020। दोस्त क्या करना है आपको? यहाँ पे आपको ये देखना है कि कैपिटल, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ बेटा, क्या बात करता हूँ, कैपिटल कितना है आपका यहाँ पे 15 लाख है, और लायबिलिटीज है आपका यहाँ पे 35 लाख, एसेट्स है आपका 50 लाख। तो मुझे कैलकुलेशंस करना है, किसका कैलकुलेशन करना है? कैपिटल गेन का कैलकुलेशन करना। आइए कैलकुलेशन करते हैं कैपिटल गेन का। हाँ जी, पहले मुझे बताइए यहाँ पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है क्या? नहीं साहब, यहाँ पे किसी भी तरह का इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलता है। ओके, चलिएगा सेल्स कंसिडरेशन की बात करता हूँ। सेल्स कंसिडरेशन कितना है यहाँ पे? 17 लाख, 17 लाख में आपने ये डिपार्टमेंट बेच दिया है। अच्छा, लेस करेंगे, इसमें से हम क्या लेस करेंगे? सेलिंग एक्सपेंसेस कोई भी यहाँ पे नहीं है, तो नेट सेल कंसिडरेशन भी कितना होगा आपका? नेट सेल कंसिडरेशन भी आपका होगा 17 लाख। अब जो हम इसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होता है आपका? नेट एसेट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगा आपका? नेट एसेट। हाँ जी, या कह सकते हैं इसको नेट वर्थ। क्या कह सकते हैं? नेट वर्थ। एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, आउटसाइड लायबिलिटीज। तो एसेट्स कितनी यहाँ पे? 50 लाख की, उसमें से लायबिलिटीज कितनी चली गई आपकी? 35 लाख की। 50 माइनस 35 कितना आता है? ये साहब 15 लाख रुपया आता है, और कुल मिला के कितना पेमेंट आ गया आपका? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कितना हो गया आपका? 2 लाख रुपए का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया। इस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में किसी भी तरह का कोई भी इंडेक्सेशन नहीं होता। क्लियर? चलिए साहब, ये सेक्शन कंप्लीट होने के बाद में एक नए सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, और सेक्शन का नाम है सेक्शन 50C। ये सेक्शन 50C कब एप्लीकेबल होता है? सेक्शन 50C एप्लीकेबल होता है यदि आप लैंड एंड बिल्डिंग, या लैंड या बिल्डिंग, लैंड और बिल्डिंग और बोथ, या तो आप लैंड ट्रांसफर कर रहे हैं, या बिल्डिंग ट्रांसफर कर रहे हैं, या आप दोनों ही ट्रांसफर कर रहे हैं। हाँ जी, तो ऐसी कंडीशन, यानी एक तरह से इमूवेबल प्रॉपर्टी। एक तरह से क्या हो गया? इमूवेबल प्रॉपर्टी। आप यदि इमूवेबल प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हैं तो सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो सकता है। सेक्शन 50C एप्लीकेबल हो सकता है। हो सकता है मतलब क्या? हाँ जी, हो सकता है। हर बार की एप्लीकेबिलिटी जरूरी नहीं है। आइए चेक करें। इसके लिए पहले जस्ट एग्जांपल लेते हैं। चलिए, मान लो जेजे सोल्ड वन हाउस टू एमजे। जेजे ने क्या किया? एक हाउस एमजे को सेल किया है। जेजे ने क्या किया? एक हाउस एमजे को सेल किया है। तो यहाँ पे जेजे क्या हो गया साहब? जेजे हो गया आपका क्या? सेलर। जेजे क्या हो गया आपका? सेलर। और एमजे क्या हो गया साहब आपका? एमजे हो गया आपका परचेजर। एमजे क्या हो गया आपका? परचेजर। समझ में आ रही है बात? अच्छा, जेजे ने हाउस ट्रांसफर किया है एमजे को, तो एमजे अब उसके बदले में क्या ट्रांसफर करेगा? जेजे को अमाउंट ट्रांसफर करेगा। अब एमजे ने मान लेते हैं 10 लाख रुपए में ये हाउस लिया है। कितने में लिया है? 10 लाख रुपए में हाउस लिया है। अच्छा, आपको ये पता होगा कि हाउस परचेज करने के बाद में ऐसे ही नहीं है कि हाउस दिया लिया हो गया। हाउस की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है। हाउस की रजिस्ट्री करवानी पड़ती है, और रजिस्ट्री करवाने के लिए हमको कोर्ट जाना पड़ता है। वहाँ पे हमको स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। वहाँ पे हमको क्या देनी पड़ती है? स्टाम्प ड्यूटी देनी पड़ती है। अब जेजे और एमजे दोनों गए हैं कोर्ट में, वहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी देनी है।
रजिस्ट्री करवानी है, कौन किसके नाम से रजिस्ट्री होगी, यहाँ पे एमजे के नाम से रजिस्ट्री होगी और कौन ट्रांसफर करेगा, जेजे ट्रांसफर करेगा। तो अब इसमें क्या होगा कि रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। क्या करवाना पड़ेगा बेटा? रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। और रजिस्ट्रेशन के लिए हमको क्या देना पड़ेगा? स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। क्या देना पड़ेगा? स्टाम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगा। अच्छा, स्टाम्प ड्यूटी कौन पे करेगा? सेलर या परचेजर? परचेजर पे करता है। स्टाम्प ड्यूटी परचेजर पे करता है। ओके, और वो किस वैल्यू पे स्टाम्प ड्यूटी पर, किस वैल्यू पे स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करेगा, यह वैल्यू कौन डिसाइड करता है? यह वैल्यू गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एरिया के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, लोकेशन के हिसाब से, अलग अलग एरिया की लोकेशन वाइज क्या है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू पहले से डिसाइडेड है। स्टेट गवर्नमेंट इसको डिसाइड करके रखती है और उसके बेसिस पे परचेजर को क्या करना होता है? स्टाम्प ड्यूटी का पेमेंट करना होता है। तब जाके उसका रजिस्ट्रेशन का कार्यक्रम संपन्न होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में क्या हो गया कि मान लेते हैं उसका स्टाम्प ड्यूटी पे करने के लिए जिस वैल्यू पे स्टाम्प ड्यूटी पे करनी पड़ेगी वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 11 लाख। सर, ये स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू और एक्चुअल सेल कंसिडरेशन क्या अलग अलग हो सकता है क्या? बिल्कुल अलग अलग हो सकता है साहब। एक्चुअल में एमजे जेजे को कितना पे कर रहा है? 10 लाख रुपया पे कर रहा है, लेकिन वो स्टाम्प ड्यूटी कितने पे कर रहा है? वह स्टाम्प ड्यूटी पे कर रहा है 11 लाख पे। स्टाम्प ड्यूटी कितने पे कर रहा है बेटा? 11 लाख पे कर रहा है। 11 लाख के अकॉर्डिंगली पे कर रहा है। मान लेते हैं कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है आपका? 10%। स्टाम्प ड्यूटी कितना है आपका? 10%। तो ये 10% किसका होगा? ये 10% होगा 11 लाख का। 11 लाख का 10% होगा आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। समझ में आ रही है ये चीज़? तो स्टाम्प ड्यूटी, अगेन मैंने बोल दिया स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। स्टाम्प ड्यूटी आपका अमाउंट कितना होगा? स्टाम्प ड्यूटी का कितना पे करना पड़ेगा आपको? दैट इज 1,10,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। 1,10,000 रुपया आपको पे करना पड़ेगा। होप यू अंडरस्टूड। अब इतना मैंने आपको रामायण गाया है, ये क्यों गाया है? सेक्शन 50C क्या कहता है? सेक्शन 50C कहता है, अब देखिए इसमें क्या है समझिएगा। इसमें आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, ये है आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन। समझ में आ रही बात? जिसको मैं यहाँ पे बोलता हूँ फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन या एक्चुअल सेल प्राइस। ये है आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, एक्चुअल सेल। और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है आपका? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, ये है आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। वो कितना है आपका? 11 लाख। तो अगर मैं बात कहूँ एक्चुअल सेल है आपका, एक्चुअल सेल यहाँ पे अगर मैंने नीचे कहा एक्चुअल सेल इज योर 10 लाख और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज 11 लाख। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू इज 11 लाख। तो इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं? इनकम टैक्स वाले कहते हैं अच्छा जी, आपने स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू तो किसके हिसाब से दिया? 11 लाख के हिसाब से दिया। अच्छा, अब सपोज कीजिएगा जेजे साहब ने क्या किया था? ये घर लिया था, जेजे साहब ने ये घर 8 लाख में लिया था। कितने में लिया था? 8 लाख में लिया था। तो यहाँ पे कैपिटल गेन, यहाँ पे मैं बात करता हूँ कैपिटल गेन कितना होगा साहब? सेल वैल्यू कितना था आपका? सेल वैल्यू है आपका 10 लाख। सेल वैल्यू कितना है? 10 लाख। कॉस्ट कितना है? मान लेते हैं शॉर्ट टर्म है, मान लेते हैं क्या है? शॉर्ट टर्म है। कॉस्ट कितना है आपका? 8 लाख। तो आपका कैपिटल गेन कितना हो गया? कैपिटल गेन हो गया आपका 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। 2 लाख रुपए का कैपिटल गेन हो गया। समझ में आया आपको ये चीज़? ओके, अब 2 लाख रुपए का आपका कैपिटल गेन यहाँ पे हो गया है। अब इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं? अच्छा जी, आपने वहाँ पे रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो दिया, रजिस्ट्रेशन चार्जेस जो इसने दिया है, किसने? परचेजर ने दिया है। वो तो कितने पे दिया है? 11 लाख पे दिया है। और जो सेलर है जो कैपिटल गेन वो कैलकुलेट कर रहा है 10 लाख के हिसाब से। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। भले ही आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है? 10 लाख है, लेकिन आप इनकम टैक्स में कैपिटल गेन किसके हिसाब से काम करोगे? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट करोगे। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू के हिसाब से आपका यहाँ पे, अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे कितना वैल्यू है दोस्तों, तो यहाँ पे अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था इसका? 11 लाख रुपीज़। कितना था स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू? 11 लाख रुपीज़। और कॉस्ट कितना रहेगा? कॉस्ट तो सेम ही रहेगा बेटा। कॉस्ट तो यहाँ पर भी कितना रहेगा? 8 लाख रुपीज़ का कॉस्ट रहेगा। हाँ जी। सो कैपिटल गेन यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे ना कैपिटल गेन इट विल कम 11 - 8, इट विल कम माय डियर 3 लाख रुपीज़।
ओह ये आया नहीं क्या यहाँ पे, ये आ गया सर यहाँ पे। तो कैपिटल गेन आपका 3 लाख रुपया। आपको समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया? इनकम टैक्स वाले क्या कहते हैं, अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन, अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं, इन दोनों में हम कंपेयर करते हैं, और आपका अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हायर होता है, if stamp duty value is higher than the actual sale consideration, तो in that condition कैपिटल गेन कैलकुलेट करते समय, अरे भले ही तुम्हारा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना ही हो, लेकिन हमें कैपिटल गेन किससे कंप्यूट करना पड़ेगा? कैपिटल गेन कंप्यूट करना पड़ेगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो ये पूरी कहानी मैंने सिर्फ इसलिए आपके सामने रखी कि आपको एक छोटा सा पॉइंट समझ में आ जाए। और वो छोटा सा पॉइंट कौन सा है कि अगर आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन आपका कम होता है और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होता है, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए। और ये कौन सा सेक्शन कहता है? सेक्शन 50C कहता है। अच्छा साहब, मेरा आपसे एक क्वेश्चन, क्या हर सिचुएशन में, मान लो कि यहाँ पे एक्चुअल सेल है 10 लाख रुपया और स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, अगर दूसरा सिचुएशन में लेता हूँ, मेरा एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है? 10 लाख, और मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है, मान लेते हैं कि 10,01,000, 10,01,000। ये मेरा क्या है? यस, 10L और 1K का मतलब क्या होता है? 10,01,000। तो ये है मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। कितना डिफरेंस है दोनों में? और सिर्फ चुन्नू मुन्नू सा डिफरेंस है यार। चुन्नू मुन्नू का मतलब क्या? ओनली 1,000 का डिफरेंस। क्या अब सिर्फ 1,000 का डिफरेंस भी नहीं चलेगा क्या? या अगर इसमें डिफरेंस चलेगा तो कितना डिफरेंस चलेगा? या स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज्यादा है तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी ज्यादा होनी चाहिए? तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी ज्यादा होनी चाहिए तब जाके ये आपका सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा। तो अपने को यह चेक करना है। तो यह चेक करने के लिए देखिए क्या बोला गया है कि स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए जब आपका सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा, लेकिन वो कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? वह 105% से ज़्यादा होनी चाहिए। कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? वह स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? 105% से ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे अगर आपका सपोज कीजिएगा स्टाम्प ड्यूटी एक्चुअल वैल्यू आपका कितना है, मान लेते हैं एक्चुअल वैल्यू किसी का क्या है? 100 रुपीज़ है। एक्चुअल वैल्यू कितना है? 100 रुपीज़ है। अब अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या है? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू सपोज कीजिएगा 102 रुपया है। कितना है? 102 रुपया है। तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, मैं मान रहा हूँ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन क्या यह 105% से ज़्यादा है क्या? 105% किसका? 105% ऑफ एक्चुअल वैल्यू का। आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, और लेकिन कितनी ज़्यादा होनी चाहिए? तो जो एक्चुअल आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है, एक्चुअल कंसिडरेशन है, उसके 105% से ज़्यादा आपकी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू होनी चाहिए। समझ में आई आपको ये चीज़? तो यहाँ पे हाँ, तभी आपका सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा। अब सपोज कीजिएगा, अच्छा बताइए, तो ऐसी कंडीशन में 50C एप्लीकेबल होगा क्या? नहीं साहब, नॉट एप्लीकेबल। तो जब सेक्शन 50C एप्लीकेबल नहीं होगा, तो मुझे बताइए फिर फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लिया जाएगा? ये जो एक्चुअल वैल्यू है, इसी को हम क्या बोलेंगे? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन बोलेंगे। अब सपोज कीजिए, अब मैं कहता हूँ एक्चुअल वैल्यू है 200। एक्चुअल वैल्यू कितना है? 200। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है आपका, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है 215। स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है आपका? 215। अच्छा बताइए, सेक्शन 50C, सेक्शन जो है हम जो पढ़ रहे हैं सेक्शन 50C, ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो उसके लिए क्या चेक करना होता है? उसके लिए आप क्या चेक करें? पहले 200 का 105% निकालें। 200 का कितना परसेंट निकालें आप? 105% निकालें। ये 200 इंटू 105%, 200 इंटू 105% मैं कहता हूँ तो कितना हो गया? 210। कितना हो गया? 210। अब अगर आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 210 रुपये से ज़्यादा है, 210 रुपये से क्या है? ज़्यादा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आपका सेक्शन 50C एप्लीकेबल होगा। यहाँ पे स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना है? 215। तो यह एप्लीकेबल होगा क्या? यस जी, यहाँ पे ये क्या होगा? एप्लीकेबल होगा। ये एप्लीकेबल होगा। हाँ, गलत टाइप हो गया, ये एप्लीकेबल हो जाएगा। समझ में आ गई ये चीज़ आपको? चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं।
मान लीजिएगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू है आपका 500, मान लीजिए एक्चुअल वैल्यू कितना है आपका 500, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू जो है आपका, वो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है आपका 520, 520। बताइए ये एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? तो हमें क्या चेक करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा? 105%, 105% ऑफ एक्चुअल वैल्यू, 105% ऑफ एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू में कितना ऐड कर दो आप? 5% ऐड कर दो। तो 500 का अगर मैं 105% करता हूँ, यानी इसमें मैं 5% ऐड करता हूँ, तो वैल्यू आती है 525। तो वैल्यू क्या आती है? 525। तो अब देखिए इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है तो ज़्यादा, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू है तो ज़्यादा, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू 105% ऑफ एक्चुअल वैल्यू से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा? फिर आपका सेक्शन 50C एप्लीकेबल नहीं होगा। तो आपका फिर सेक्शन 50C एप्लीकेबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? नॉट एप्लीकेबल। यहाँ पे क्या आएगा बेटा जी? नॉट एप्लीकेबल। तो सेक्शन 50C एप्लीकेबल कब होगा, कब नहीं होगा, ये समझ में आया आपको? क्लियर है? कोई डाउट इसमें? चलिए अब एक बार इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। इसका थ्योरी क्या बोलता है? इसका थ्योरी क्या बोलता है? देखिए सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लेंगे कि द एसेट जो ट्रांसफर हो रही है, द एसेट ट्रांसफर द क्या होना चाहिए? लैंड, बिल्डिंग या बोथ, यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी होना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? कि आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन इज लेस देन द वैल्यू एडप्टेड और असेस्ड और एसेसेबल बाय द स्टेट गवर्नमेंट अथॉरिटी, यानी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू। यानी आपका एक्चुअल सेल कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। दूसरे शब्दों में मैं कहूँ तो आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। समझ में आ गई ये चीज़? चलिए अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? कैपिटल गेन के लिए फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या माना जाएगा? वह माना जाएगा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, वह माना जाएगा वैल्यू एडप्टेड बाय द स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी, यह मान लिया जाएगा। समझ में आ गया? लेकिन इसमें एक पॉइंट जो मैंने कहा था 105% वाला, वो तो यहाँ पे आया नहीं। तो देखिए नोट के रूप में मैंने लेके आया हूँ, above section will be applicable only when the stamp duty value is exceed 105% of declared consideration, यानी जो आपका एक्चुअल कंसिडरेशन है उसमें आप 5% ऐड करें और फिर आप उसको किससे कंपेयर करें? फिर आप उसको किससे कंपेयर करें? स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से कंपेयर करें। अब अगर स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है तो फिर ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू को लिया जाएगा। क्लियर? चलिए इफ स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एक्सीड एक्चुअल कंसिडरेशन बट डज नॉट एक्सीड 105%, जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया 500, 520, तो 525 से ज़्यादा, 525 से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में फिर क्या होगा? फिर आपका एक्चुअल जो कंसिडरेशन है वही फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। जो आपका एक्चुअल कंसिडरेशन है वही आपका फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन मान लिया जाएगा। समझ में आ गई बात? ओके। अब देखिए साहब, कभी कभी क्या होता है, इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे एक पॉइंट और मैं बताऊँ। एक होता है डेट ऑफ एग्रीमेंट, एक क्या होता है? डेट ऑफ एग्रीमेंट, और एक होता है डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, एक होता है आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है। अब आपने क्या किया? आपने एक एग्रीमेंट किया, एक सौदा किया कि यस, अगर मैं ऊपर वाला ही यहाँ पे लेता हूँ, ऊपर वाले एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने कहा ओके, आपने एक एसेट को, एक बिल्डिंग को सेल किया है और डेट ऑफ एग्रीमेंट जो है आपका, डेट ऑफ एग्रीमेंट है आपका 1 जनवरी, डेट ऑफ एग्रीमेंट है बेटा जी आपका 1 जनवरी 2019। और उस दिन आपने क्या किया? एग्रीमेंट किया है और आपने एक एसेट को सेल किया है। उस दिन आपने एक एसेट को क्या किया है? सेल किया है। और वो एसेट्स को जो आपने सेल किया है बेटा, वो सेल किया है, आप मान लेते हैं एक्चुअल सेल प्राइस आपने कितना किया है? 10 लाख में किया है। कितने में किया है आपने? 10 लाख में किया, या 14 लाख ले लेते हैं। कितने में किया आपने? 14 लाख में किया। ओके, चलिए। और उस दिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था, उस दिन उस दिन मान लेते हैं 14,75,000, ये उस दिन स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था। डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है आपका 25 मार्च
डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन क्या है आपका 25 मार्च 2019, ये आपका डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है। अच्छा, सेल वैल्यू तो वही रहेगी, सेम आपने पहले सौदा किया हुआ है। अब यहाँ पे क्या हुआ, बीच में क्या हुआ, 1 मार्च को, 1 मार्च को क्या हुआ, एक घटना घटित हुई। 1 मार्च को क्या हुआ, स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू चेंज हो गई, एसडीवी क्या हो गई, अब वो चेंज हो गई। ऐसे हो सकता है क्या? हाँ जी, एसडीवी चेंज हो सकती है। एसडीवी चेंज हो गई, अब एसडीवी बढ़ गई, गवर्नमेंट ने एसडीवी बढ़ा दी और गवर्नमेंट ने कह दिया 16 लाख गवर्नमेंट ने एसडीवी कर दिया। क्लियर? तो चलिए पहले हम कंपेयर करें यहाँ पे। अब हम कंपेयर करते हैं यहाँ पे, किसका किसका कंपेयर करेंगे हम? 5% का कंपेयर करेंगे पहले। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है आपका? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन है आपका 14 लाख। आराम से समझेंगे आप लोग। एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है आपका? एक्चुअल सेल कंसिडरेशन कितना है साहब? तो एक्चुअल सेल्स कंसिडरेशन है आपका 14 लाख। कितना है साहब? 14 लाख। ओके, अच्छा, अब इसमें मुझे क्या ऐड करना है? ऐड करना है मुझे 5%, क्योंकि मुझे उसका, इसमें मैं क्या ऐड करूँगा? 5% ऐड करूँगा। आप चाहे तो डायरेक्ट भी 105% निकाल सकते हैं और इसमें 5% ऐड भी कर सकते हैं, और इसमें 5% ऐड भी कर सकते हैं, और इसमें 5% ऐड भी कर सकते हैं। तो टोटल ऐड करने पे क्या वैल्यू आ गई है? टोटल ऐड करने पे वैल्यू आ गई 14,70,000। क्या वैल्यू आ गई साहब? 14,70,000। तो ये है आपकी एक 105% पे वैल्यू, ये है आपकी 105% पे वैल्यू। समझ में आ रही है साहब ये? ओके, 105% पे वैल्यू आपकी कितनी आ गई? 14,70,000। अब इसको आप कंपेयर करें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से, इसको आप कंपेयर करें स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू से। अगर आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है, अगर आपका स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा है इस वैल्यू से, तो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हो जाएगा आपका? सेल कंसिडरेशन हो जाएगा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हो जाएगा। साहब ये बात क्यों कही मैंने? अब मुद्दे की बात क्या है? एग्रीमेंट के डेट को मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना था? वो था मेरा 14,75,000, और जब मैं रजिस्ट्री करवाने गया तो मेरा स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू कितना रहा? 16 लाख। तो रजिस्ट्री के दिन आपको स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ये 16 लाख लेनी पड़ेगी, और उसके अकॉर्डिंग आपको आपका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। लेकिन कैपिटल गेन में इनकम टैक्स के अंदर क्या बोला गया? इनकम टैक्स के अंदर बोला गया, अब यहाँ पे तो हमें कंफर्म पता हो गया कि हमको स्टाम्प ड्यूटी, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या लेना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन हमको लेना है स्टाम्प ड्यूटी। क्या लेना है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन को क्या लेना है बाबू? वो लेना है स्टाम्प ड्यूटी। क्लियर? अब ये स्टाम्प ड्यूटी कौन सी डेट की लेंगे? ये स्टाम्प ड्यूटी कौन सी डेट की लेंगे? डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेंगे, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन की लेंगे, या फिर इससे पहले डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेंगे, या फिर डेट ऑफ एग्रीमेंट की लेंगे? कौन से डेट की स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे? तो यहाँ पे इनकम टैक्स का प्रोविजो क्या बोलता है, यानी सेक्शन 50C का फर्स्ट प्रोविजो, सेक्शन 50C का फर्स्ट प्रोविजो क्या बोलता है कि आप स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले सकते हैं, एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट की ले सकते हैं। हाँ जी, प्रोवाइडेड क्या है कि डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन आपने, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन यानी परचेजर ने सेलर को कुछ एडवांस जो दिया होगा वह अकाउंट पे चेक के अकॉर्डिंग देना चाहिए। अकाउंट पे चेक या हो या अकाउंट ट्रांसफर हो। अगर सपोज कीजिएगा, देखिए होता क्या है यहाँ पे, मैं अगर बात कहूँ आपको यहाँ पे कि डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन, एग्रीमेंट जब होता है तो कुछ एडवांस मनी भी दी जाती है। परचेजर एडवांस मनी देता है सेलर को, तो वह एडवांस मनी जो है, वह एडवांस मनी कैश में ना देके किस में दे? चेक से दे दे, अकाउंट पे चेक से दे दे, ट्रांसफर, ऑनलाइन ट्रांसफर करवा दे, डीडी करवा दे। तो अगर इस तरह का कोई एडवांस, इस तरह से अगर आपने एडवांस मनी दी है, तो ऐसी कंडीशन में आप डेट ऑफ एग्रीमेंट का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू ले सकते हैं, और आपकी जो कैलकुलेशन होगी कैपिटल गेन की, वह 14,75,000 से हो जाएगी। और अगर आपने कैश में एडवांस दिया है तो ये वाली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं, डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन वाली स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू आप नहीं ले सकते हैं। तो फिर ऐसी कंडीशन में आपको डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू लेना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? चलिए, यही पॉइंट यहाँ पे कहा गया है। क्या कहा गया है? फर्स्ट प्रोविजन ऑफ सेक्शन 50C, when the date of agreement
when the date of agreement and date of registration are not same, the stamp duty value as on date of agreement may taken for the purpose of the computing the full value of consideration. This benefit will be available only in the case where the booking amount has been received by way of an account paid check or account paid bank draft or used of electronic clearing system through a बैंक अकाउंट. क्या कहता है वो कि यस डेट ऑफ एग्रीमेंट के दिन जो स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू था वह स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू हम ले लेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशंस कर लेंगे, कैपिटल गेन भी उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन कर लेंगे. लेकिन जो सेलर ने जो एडवांस मनी रिसीव किया है वह एडवांस मनी क्या करेगा, वह सेलर ने वह एडवांस मनी किसके थ्रू रिसीव किया जाना चाहिए. सेलर का वह एडवांस मनी या तो अकाउंट पे चेक हो जाए, या अकाउंट पे डीडी हो जाए, या अकाउंट पे ऑनलाइन ट्रांसफ़र हो जाए. तो इसके थ्रू अगर आपने एडवांस मनी दिया है तो आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा, नहीं तो ये बेनिफिट नहीं मिलेगा. समझ में आया सब आपको सेक्शन 50 से? होप यू अंडरस्टूड. इस गाइस आइए क्वेश्चन करते हैं. मिस्टर वैभव सोल्ड हाउस, ये क्वेश्चन आपके लिखा हुआ आपके स्क्रीन पे आ रहा है. मिस्टर वैभव सोल्ड ए हाउस हेल्ड एज अ कैपिटल एसेट टू हिज फ्रेंड मिस्टर धानुष ऑन फर्स्ट. अब देखिए ये ईयर ऑफ सेल, ये यहाँ पे मैं इसको एक बार के लिए मैं हाँ जी 1 December 2019 फॉर ए कंसिडरेशन ऑफ 25 लाख. The sub-registrar refused to register the document for the said value. According to the HEMS, stamp duty value based on the state government guideline was rupees 45 लाख. यानी स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू क्या हो रहा है, वो कहता है भैया 25 लाख का नहीं है स्टाम्प ड्यूटी वैल्यू, तो इसका कितना है 45 लाख है. कितना वैल्यू है इसका 45 लाख है. और मिस्टर वैभव प्रिफर एंड अपील, मिस्टर वैभव ने कहा कि ठीक है साहब मुझे एक अपील दे दीजिएगा, और उसने मिस्टर वैभव ने एक अपील फाइल करा है और वैल्यूएशन ऑफिसर के पास में केस गया है, और वैल्यूएशन ऑफिसर ने क्या किया 35 लाख रुपीज़ उसका वैल्यू लगाया. मिस्टर वैभव प्रिफर्ड एन अपील टू द रेवेन्यू डिविजनल ऑफिसर हु फिक्स द वैल्यू ऑफ हाउस एट रुपीज़ 35 लाख, 22 लाख फॉर लैंड एंड बैलेंस 13 लाख फॉर बिल्डिंग पोर्शन. द डिफरेंशियल स्टाम्प ड्यूटी वैज पेड. ठीक है भैया, और ओके उसके बाद में क्या बोला गया, मिस्टर वैभव हैज़ परचेज द लैंड ऑन 1 June 2009 फॉर 5,19,000 and completed the construction of the house on 1 October 2018 for 14 lakh rupees. गाइस इसमें क्या बात हो रही है, सबसे पहली बात कि यह वैल्यूएशन ऑफिसर को गया तो वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो 35 लाख वैल्यूएशन ऑफिसर ने जो इसका वैल्यूएशन लगाया 35 लाख लगाया है, जो कि आपका 45 लाख से क्या है कम है, तो यहाँ पे 35 लाख से इसका कैलकुलेशन होगा. और इसके अंदर लैंड का वैल्यू अलग लगा दिया गया और बिल्डिंग का वैल्यू अलग लगा दिया गया. अगर अब देखिए डेट ऑफ ट्रांसफ़र कितना है यहाँ पे, डेट ऑफ ट्रांसफ़र कितना है यहाँ पे फर्स्ट, अगर मैं बात करता हूँ डेट ऑफ ट्रांसफ़र आपका 1 December 2019. तो अगर मैं लैंड की बात करता हूँ तो लैंड का होल्डिंग पीरियड मोर देन 24 मंथ है. लैंड का होल्डिंग पीरियड मोर देन 20 मंथ है. क्यों? क्योंकि डेट ऑफ ट्रांसफ़र है आपका 1 December 2019. और बेटा अगर मैं बात कहता हूँ इन्होंने परचेज़ कब किया था, परचेज़ किया था 1 June 2009. तो है 1 June 2009 से लेके 1 December 2019, मोर देन 24 मंथ होते हैं. इट इज़ कॉल्ड द लॉन्ग टर्म. लेकिन बिल्डिंग कब कंप्लीट हुई हमारी 1 October 2018 को, तो बिल्डिंग का जो होल्डिंग पीरियड है वो 1 October 2018 से लेके 1 December 2019. इट मीन्स ये क्या है आपका लेस देन 24 मंथ, तो ये है आपका शॉर्ट टर्म. तो अब हमें इन दोनों की कैलकुलेशन हम अलग अलग करेंगे, इसका प्रॉफिट लॉस हम अलग अलग निकालेंगे, कैपिटल गेन अलग अलग निकालेंगे. कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आपको दिया हुआ है 9-10 में कौन सा काम आएगा आपका बताओ मेरे को. 9-10 में आपने क्या किया था, ये बिल्डिंग परचेज़ किया था, सॉरी ये लैंड परचेज़ किया था. तो लैंड परचेज़ में क्या आपका काम आएगा 9-10 का. उसके बाद में आपका हाउस का आपका काम आएगा 19-20 का. हाउस का कब काम आएगा आपका 80. देखिए अगर मैं बात कहता हूँ यहाँ पे द कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द हाउस कब कंप्लीट किया आपने 18-19 में आपने उसको कंप्लीट कर दिया, और उसके बाद में 19-20 में हमने उसको सेल आउट कर दिया. तो हाउस के लिए तो खैर लॉन्ग टर्म इंडेक्सेशन का कुछ बेनिफिट होगा ही नहीं. आइए जरा चेक करें. सेल कंसिडरेशन लैंड के लिए अलग से दिया हुआ है और बिल्डिंग के लिए अलग से दिया हुआ है. लेस एक्सपेंस ऑन ट्रांसफर कुछ है नहीं, नेट सेल कंसिडरेशन हो गया. लेस इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, यहाँ के लिए लैंड के लिए क्या निकलेगा यहाँ पे बेटा आपका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन. लैंड के लिए क्या निकलेगा आपका यहाँ पे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकलेगा. अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 5,19,000
मल्टीप्लाइड बाय 148। ये मल्टीप्लाइड बाय 148 क्यों किया? मल्टीप्लाइड बाय 148, मल्टीप्लाइड बाय 148 हमने, सॉरी डिवाइड बाय 148, डिवाइड बाय 148 क्यों किया हमने? बिकॉज डिवाइड बाय 148 करेंगे ना तब जाके क्या, ये डिवाइड बाय 148 इंडेक्स वैल्यू है। कौन सी ईयर का इंडेक्स वैल्यू है? जिस ईयर में हमने क्या किया था, लैंड परचेज किया था, जिस ईयर में हमने लैंड परचेज किया था उस ईयर का इंडेक्स वैल्यू है आपका 148 मल्टीप्लाइड बाय 289। ये कौन सी ईयर का है? आपका ट्रांसफर ईयर का इंडेक्स वैल्यू है। तो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो ये आपके कितना आ गया, 10,13,452, और 22 लाख में से ये लेस कर देंगे तो ये आपका कैपिटल गेन, ये आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। और बिल्डिंग के लिए तो क्या करेंगे हम, बिल्डिंग के लिए तो 13 लाख है, 13 लाख में से हम क्या लेस कर देंगे, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन यानी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी है, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना है बेटा, बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 14 लाख। कितना है आपका? 14 लाख का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये 1 लाख का आपका क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। ये क्या आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस। समझ में आ रहा है ये चीज़? क्लियर है साहब? ये देख लीजिएगा, नीचे एक नोट दिया हुआ है, होल्डिंग पीरियड आपका, लैंड का होल्डिंग पीरियड आपका ग्रेटर देन 24 मंथ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स। बिल्डिंग का होल्डिंग पीरियड आपका क्या है, लेस देन 24 मंथ है, शॉर्ट टर्म कैपिटल एसेट्स। तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया और यहाँ पे शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस आ गया। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आया सब? चलिए, थैंक्स फॉर दिस क्लास। और अब आपको 2 होमवर्क दिए हैं मैंने, वो दोनों होमवर्क कीजिएगा। एंजॉय योर डे। थैंक यू।